बीजेपी का सदस्य बनाने का रिकॉर्ड, लक्ष्य से ज्यादा सदस्य बनाकर टॉप 6 राज्यों में शुमार हुई उत्तराखंड भाजपा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू, 16 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी राशि लौटाएगी यूपीसीएल। आधुनिक सुविधा से लैस होंगे सभी स्कूल, डीएम के निर्देश के बाद प्रधानाचार्यों की हुई बैठक। सहारनपुर में स्टेरॉयड और विटामिन के सैंपल फेल, उत्तराखंड में बनाए गए थे, फर्म को नोटिस जारी। रुद्रपुर में बरेली से आ रहे दंपति समेत 3 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद की करीब 3 करोड़ की स्मैक। टिहरी में नरभक्षी गुलदार को मारने की तैयारी, 22 फॉरेस्ट गार्डों की टीम बनाकर 6 शूटरों की तैनाती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का। मानसून सत्र खत्म होते ही नदियों का फिर से दोहन शुरू हो गया है। प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह राजधानी देहरादून से लगता पछवा दून क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है, जहां यमुना नदी की सहायक नदियों टोंस, अमलावा, शीतला, आसन, स्वराना की दिन रात सीना चीरकर उपखनिज सामग्री लूटी जा रही है, जिसमें सबसे अहम विकासनगर शहर से लगती महत्वपूर्ण नदी या यूं कहें कि सफेद सोना उगलने वाली यमुना नदी के अस्तित्व को खतरा मंडरा रहा है। जहां यमुना नदी में डाक पत्थर से लेकर डालीपुर तक उपखनिज सामग्री भरकर सड़कों और गलियों में दौड़ते ट्रैक्टर ट्रॉलियों का आसानी से देखा जा सकता है, तो वहीं वैध खनन की आड़ में जमकर अवैध खनन का खेल खेला जा रहा है। आलम यह है कि परमिशन की आड़ में प्लाटों से ओवरलोड वाहन उपखनिज सामग्री भरकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाने में संबंधित विभाग नाकाम साबित हो रहे हैं। खास बात यह है कि इस क्षेत्र में तहसीलदार कार्यालय, पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय और वन विभाग के कार्यालय तक मौजूद हैं, तो वहीं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा खनन गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली चयनित कंपनी के बैरियर क्षेत्रों से भी ये वाहन आसानी से आवाजाही कर रहे हैं। बावजूद इसके क्षेत्र में होता ये अवैध खनन का खेल तमाम विभागों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल की नैनी झील अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। झील की बदौलत कई लोगों की रोजी रोटी चलती है। सैलानियों को झील की सैर कराने वाले नाविकों ने बताया कि पहले के मुकाबले पानी गंदा हुआ है। उनका कहना है कि झील में मलबा, कचरा और सीवेज का पानी जा रहा है, जिससे इसकी गहराई कम हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में नैनीताल की मशहूर नैनी झील की गहराई हाल के सालों में कम हुई है। कुछ रिसर्च में ये बात सामने आई है। पर्यावरण के जानकार इसकी कई वजह बताते हैं। इनमें झील के किनारे बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। इससे झील के किनारों और तली पर गाद और मलबा जमा हो गया है। कहीं कहीं पर ये लेक जो है वो बहुत ही कम रह गई हाइट, क्योंकि मलबा अभी भी पूरा यहाँ से नहीं निकाला जा सकता। अब आप लेक के किनारे देखेंगे, जब बारिश कम होती है, जब गर्मी आती है, लेक का स्तर गिर जाता है, तो उस समय आप देखेंगे कि लेक के चारों तरफ आप देखेंगे कि मलबा पड़ा हुआ है और गंदगी भी कभी कभी देखते हैं।
उसकी वजह से डेप्थ कम हो गई। पर्यावरण के जानकारों ने चेतावनी दी है कि यही सिलसिला जारी रहा तो दूसरी परेशानियों के अलावा शहर में पानी का गंभीर संकट पैदा हो सकता है। गहराई कम होने से निश्चित रूप से जो पानी का वॉल्यूम है वो कम हो गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रॉक के बीच में जो झील बनती है, जब रॉक के नीचे का एरिया जब डिब्रीज से भर जाता है तो वो उसके जो पोर्स हैं जो जिनसे वाटर का आता है, जो नेचुरल रिसोर्स अंदर थे वो बंद हो गए, इसलिए जो अब नैनीताल झील की जो डिपेंडेंसी है वो पूरे उन रेन फेड है, हम रेन फेड के कारण ये झील भरती है। और उसके साथ साथ जो हमारी जो पानी सप्लाई, क्योंकि पानी सप्लाई इसी से डिपेंडेंट है और इसलिए जो है रोटेशन पर पानी की सप्लाई की जा रही है। नैनीताल का नैनी झील अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। झील की बदौलत कई लोगों की रोजी रोटी चलती है। सैलानियों को झील की सैर कराने वाले नाविकों ने बताया कि पहले के मुकाबले पानी गंदा हुआ है। उनका कहना है कि झील में मलबा, कचरा और सीवेज का पानी जा रहा है, जिससे इसकी गहराई कम हो रही है। इसकी गहराई सर पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, अब लोगों ने अब मकान बना दिए, प्रशासन ने उस समय ध्यान नहीं दिया और मलबा लोगों ने नाले में डाला, ये तालाब में समा गया। उसके बाद गहराई कम होते गई। इस समय इसकी गहराई लगभग 27 मीटर है। झील है, जब तक हमारा ही क्या, नाव वालों का ही क्या, औरों का भी रोजी रोटी इसी से चल रही है। नहीं ऐसा तो नहीं, अब तो बहुत कम हो गई ना। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि झील की रखरखाव के लिए लगातार उपाय किए जाते हैं। नैनी झील का जो एरिया है वो है 46.70 हेक्टेयर और इसकी जो अधिकतम गहराई है वो पाषाण देवी मंदिर के पास 27.15 मीटर पाई गई है और इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 17.76 मीटर है। क्लीनिंग को लेकर क्या काम कर रहा है सिंचाई विभाग? सिंचाई विभाग द्वारा जो नैनी झील में नाले समाहित होते हैं उनकी प्रतिदिन साफ सफाई और उसमें जो प्राकृतिक कूड़ा कचरा जैसे पेड़ की पत्तियां, टहनियाँ इत्यादि आती हैं, उनकी नियमित रूप से साफ सफाई की जाती है। नैनी झील पहाड़ पर बसे नैनीताल में सैलानियों की पसंदीदा जगह है। इसमें हर साल लाखों सैलानी सैर करते हैं। जानकारों का कहना है कि झील की गहराई में कमी चिंता का विषय है। इसकी खूबसूरती बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। और अब खबर रुड़की से है, जहां उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी व राष्ट्रीय सचिव प्रकट सिंह ने प्रेस वार्ता कर केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हुई हार पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मंथन कर रहा है। आने वाले समय में केदारनाथ सहित पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस बहुत मजबूत होगी और आगामी निकाय चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। इससे पहले उन्होंने पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। है और मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं और जिला कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद करता हूं और जितने लीडर्स हैं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ कोऑर्डिनेशन का है और हम इसमें बेहतर कोऑर्डिनेट करके एक टीम बना के आगे बढ़ेंगे और जो भी आने वाले समय में चुनौतियां होगी उसका अच्छी तरह सामना करेंगे। कुछ कमियां रही हैं तो क्योंकि मैं हरियाणा में नहीं था, मैं J&K में था, तो क्योंकि हमेशा कोई ना कहीं गलतियां होती है इसीलिए तो टीमें हारती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हरियाणा की एक अलग कमेटी बनी हुई है, वो उसके ऊपर रिपोर्ट देगी और उसके बाद ही ये सारा कुछ सामने आएगा। उत्तराखंड में टीम की तरह कांग्रेस का एक टीम के तौर पे हम आगे बढ़ेंगे। ये आने वाला चुनाव जो है वो केदारनाथ में तो हम जीतने जा रहे हैं, तो हम सब मिल बैठ के जो भी उसमें बेस्ट पॉसिबल है वो करें। वैसे तो जो बीजेपी है वो 400 पार कर रही थी,
क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कई बार ग्राउंड स्थिति जो है डिफरेंट हो जाती है, लेकिन असेसमेंट जरूर होती है कि ऐसा होने जा रहा है। और अब खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन देश के प्रमुख कारोबारी मुकेश अंबानी बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे। उद्योगपति ने पहले बद्रीनाथ और बाद में केदारनाथ धाम पहुंचकर दर्शन पूजन किया। केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने उद्योगपति का स्वागत किया। आपको बता दें, इससे पहले उन्होंने बद्रीनाथ धाम में वेदपाठ पूजन कराया। इसके बाद मंदिर परिसर स्थित माता लक्ष्मी मंदिर में भी दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने प्रशंसकों व मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ फोटो भी खिंचवाए। बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने उद्योगपति को भगवान बद्री विशाल का प्रसाद भेंट किया। बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि वो हर वर्ष परिवार के साथ यहां दर्शन पूजन करने पहुंचते हैं। उद्योगपति केदारनाथ धाम के लिए 5 करोड़ 2 लाख रुपए की चेक मंदिर समिति को दान स्वरूप में भेंट करके गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सलाहकार बीडी सिंह, प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी, धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल, मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान, वेदपाठी रविंद्र भट्ट, ईओ सुनील पुरोहित, प्रशासनिक अधिकारी कुलदीप भट्ट, कृष्णानंद पंत, अजीत भंडारी, योगेंबर नेगी, हरीश जोशी आदि लोग मौजूद रहे। खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में पिटकुल के प्रबंध निदेशक पीटी ध्यानी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पिटकुल द्वारा उत्तराखंड शासन को लाभांश के रूप में 11 करोड़ की धनराशि का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए विद्युत निगमों को पूरी सक्रियता से सहयोगी बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने पिटकुल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सितंबर 2024 में पिटकुल के जिन 5 नए उपकेंद्रों का शिलान्यास किया गया, उनके कार्यों में तेजी लाई जाए। वहीं पीसी ध्यानी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पिटकुल ने गत वर्ष 2022-23 में करीब 26.99 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में करीब 141 करोड़ का लाभ अर्जित किया। विगत 3 वर्षों से उत्तराखंड शासन को प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ का लाभांश दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में पिटकुल में विभिन्न परियोजनाओं पर काम किए जा रहे हैं। जी, पिटकुल का जो है 20 साल के इतिहास में सबसे बड़ा लाभांश जो है इस बार हमने 11 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री को दिया है। पिछले वर्ष 5 करोड़ का दिया था। पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में पिटकुल का जो प्रॉफिट था वो लगभग 27 करोड़ था और इस बार जो हमारा प्रॉफिट बढ़ के 141 करोड़ हो गया है। तो यह सब जो है इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मूल मंत्र है कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के तहत पिटकुल द्वारा एक टीम के रूप में कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारी विभिन्न परियोजनाओं का जो है हम समय पर पूर्ण कर रहे हैं। हमारे जो अनुरक्षण का कार्य है और जो हमारे मेंटेनेंस का कार्य है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने पंचायती राज निदेशालय देहरादून में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत को 29 विषय को हस्तांतरित करने के लिए हर साल में रोड मैप 31 जनवरी 25 तक उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि 15वें वित्त आयोग की धनराशि 100% की खर्च की जाए। पंचायतों की कौन कौन सी स्कीम विभिन्न जनपदों में किस किस फंड से संचालित की जा रही है, इसकी भी पूरी जानकारी तलब की। आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रही पंचायती राज की। इसमें हमारे सचिव भी थे और सब निदेशक थे, अपर सचिव थे। 31 दिसंबर तक जो है 29 विषयों को हस्तांतरित करने का लक्ष्य हमने रखा है और हमने कहा है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका मर्जर होना है तो उसके लिए हमने जो है ट्रांसफ़र करने के लिए जो है आज ठोस कदम उठाए हैं। और क्योंकि मेरे पास सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग है, तो मैंने ये कहा है कि भाई मेरे विभागों को आप पंचायती राज के अंदर जो है लें और काम कराएं, उसका पूरा एक रोड मैप बनाएं। पंचायत की कौन कौन सी योजनाएं किस किस फंड से जिलों में चल रही हैं उसकी पूरी जानकारी आज मांगी गई है। और अब खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन द्वारा कालाढूंगी चौराहे और बरेली रोड की तरफ को तोड़ा गया। इस दौरान कालाढूंगी चौराहे के पास अतिक्रमण तोड़ने के दौरान कुछ लोगों की प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी और SDM परितोष वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान शहर कोतवाल राजेश यादव अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे, जहां पर प्रशासन के साथ नोकझोंक कर रहे लोगों को समझाया गया। DM नैनीताल द्वारा से लगातार लेकर रोडवेज तक सड़क चौड़ीकरण के काम को लेकर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए, जिसके क्रम में ये कार्रवाई की गई। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए कई बिजली के पोलों को शिफ्ट करना है, ऐसे में बचे हुए अतिक्रमण को भी तोड़ा जा रहा है। हमारे पास कोई भी नोटिस इनके द्वारा नहीं आया गया। तो वहाँ उत्तराखंड सैनिक मोटर वाहन समिति के नाम से ये अलॉटमेंट है राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और राज्यपाल सचिव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें भूमि आवंटन की गई है। कुमाऊं कमिश्नर द्वारा भूमि की पैमाइश करके ADM अपर जिलाधिकारी द्वारा ये नक्शा पास किया गया था पहला। उसके बाद फिर बाद में शहर में RBF लागू हो गया था 1982-83 में। तो बाद में RBF लागू हुआ तो प्रदीप भटनागर तत्कालीन IAS ऑफिसर, उनके द्वारा ही हमारी भूमि की पैमाइश करी गई। 12 मीटर सड़क चौड़ीकरण यहाँ पे होना है और कुछ लोग व्यक्तियों को द्वारा बार बार कहने के बाद भी यहाँ पे चौड़ीकरण का कार्य नहीं किया गया। तो इसी वजह से आज यहाँ पे बाई फोर्स कुछ स्ट्रक्चर हटाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी बिजली की लाइन है इसको चालू करने में भी बाधा आ रही थी। तो इसी को देखते हुए 12 मीटर पर ये बिल्डिंग हटाई जा रही है। हमारा लेफ़्ट साइड का पोर्शन है, इसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लगभग हम लोग हटा चुके थे और 12 मीटर वाइड भी हो गई थी। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, इनको लगभग 3 महीने पहले से समय दिया गया था और जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो भी नए शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में कतिपय भाग जो चौड़ीकरण में आया था वो न हटने की वजह से जो नए पोल हैं उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू नहीं हो पा रही थी। तो उनको पर्याप्त समय देने के बाद भी न करने के बाद आज ये कार्रवाई हमने प्रारंभ की है।
रुक करते हैं अगली खबर का। नैनीताल पहुंचे मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल डब्बू और राज्य मंत्री दिनेश आर्या व नैनीताल विधायक सरिता आर्या ने राज्य अतिथि गृह में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस द्वारा 21 अक्टूबर को अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को हटाने की साजिश और भ्रष्टाचार सहित जनहित के दर्जनों मुद्दों को लेकर नैनीताल कमिश्नरी का घेराव पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गुंडे माफियाओं को लेकर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में मिली हार से कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। कांग्रेस अनर्गल बातें कर जनता को गुमराह कर दुष्प्रचार करने में जुटी है। वहीं हल्द्वानी रेलवे भूमि में अतिक्रमण हटाए जाने के सवाल पर अनिल डब्बू ने अंग्रेजों के समय में बनाई गई रेलवे लाइन का विस्तार होना आवश्यक है, ये बात कही, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी रेलवे भूमि में काबिज अतिक्रमणकारियों के विस्थापन की गाइडलाइनों का पालन किया जाएगा। उसके लिए चीजें है कि भाई उसके पास पैसा भी चाहिए। अब हमारे यहाँ कोई 20 करोड़ की बिल्डिंग है तो हमको पता है कि तो नहीं आ रहा है। जो पहले 2 महीने का बिल आता था वो अब 1 महीने का नहीं ऐसा उसका तो हमने जितना चार्ज करा उतने को हम अब मैं आप सबका आभार रेवेन्यू जनरेट का काम सोशल देते हैं, कोई टेंडर लेते हैं, कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए जन समर्थन उनके साथ है नहीं। वो माफिया गुंडे बदमाशों की टोली लेकर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। उनके पास कोई जन समर्थन नहीं है। अभी लोकसभा में पता लग गया, बहुत इधर उधर कर रहे थे, 60 सीटों पर 70 में से बीजेपी जीती है। लोग विधानसभा में बाहर हो चुके हैं क्योंकि कांग्रेस का चरित्र लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस अपने इशू लगाकर दबाव बनाती है। आज रेवेन्यू अच्छा वसूला जा रहा है, आज सरकार लोग के काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी की इतनी योजनाएं, यूसीसी से लेकर नकल विरोधिया से लेकर दंगा विरोधी, कितने कानून, 50 से ज़्यादा कानून बन गए हैं और बौखलाई हुई है युवा मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से। इसलिए अनर्गल बातें करने के लिए दुष्प्रचार, जैसे बीच में संविधान के बारे में लोकसभा में दुष्प्रचार करने की कोशिश की, वैसे ही दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रही है। उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।